नमस्कार, मैं डॉक्टर आलोक चौहान, असिस्टेंट प्रोफेसर एंड कन्वीनर ऑफ ज्योग्राफी, वर्धमान महावीर ओपन यूनिवर्सिटी कोटा। प्रिय विद्यार्थियों, अभी तक हमने फ्लूवियल लैंड फॉर्म्स यानी कि नदीकृत स्थलाकृतियाँ, एओलियन लैंड फॉर्म्स यानी वायु द्वारा निर्मित स्थल रूप, सागरी तरंगों द्वारा निर्मित जो स्थल रूप हैं उनके बारे में चर्चा की है और विभिन्न ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी सॉल्व किए हैं। आज हम चर्चा करते हैं इसी क्रम में अगले जो अपर्दन का कारक है उससे जो निर्मित स्थल रूप हैं उनके बारे में। वह है कास्ट टोपोग्राफी यानी कि कास्ट स्थलाकृतियाँ। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं विद्यार्थियों, उसका उद्देश्य है कि पहले तो हम ये जानें कि कास्ट शब्द का मतलब क्या है और इस पे कौन सा अपर्दन का कारक है वो क्रियाशील होता है और किस प्रकार की जो स्थल रूप हैं और किस प्रक्रिया से बनते हैं उनके बारे में हम जान पाएँ, अपनी समझ विकसित कर पाएँ। जैसा कि आपने सुना होगा कास्ट शब्द का एक पर्टिकुलर जगह से लिया गया है। कास्ट शब्द को ये कहाँ से लिया गया है कि जो पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया था उसके पश्चिमी तट पर एड्रियाटिक जो हमारा सी है उसके सारे कास्ट प्रदेश में लिया गया है। वहाँ चूने के पत्थर की प्रधानता है और इस प्रकार के जो विशिष्ट प्रकार के स्थल रूप जो भूमिगत जल द्वारा चूने के पत्थर की चट्टानों में बनाए जाते हैं वो पहली बार बहुतायत में उसी जगह पे पाए गए। इसलिए विश्व स्तर पर जहाँ भी चूने के पत्थर से निर्मित स्थल रूप पाए जाते हैं भूमिगत जल की क्रिया द्वारा उन्हें कास्ट शब्द से संबोधित किया जाता है। चूने के पत्थर वाली चट्टानों में जो भूमिगत जल है वो घोलन की क्रिया द्वारा या हम कहें कि सॉल्यूशन के द्वारा विचित्र प्रकार के स्थल रूपों का निर्माण करता है जिन्हें कास्ट स्थल रूप कहते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जहाँ भी चूने का पत्थर उपलब्ध होगा वहाँ कास्ट स्थल रूप विकसित हो जाएंगे। अगर जो धरातल है वो चूने के पत्थर से आवृत है उस पर कास्ट स्थलाकृति डेवलप होने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं। अगर वो दशाएं होंगी तभी इस प्रकार के जो हम कह सकते हैं स्पेसिफिक विशिष्ट स्थल रूपों का निर्माण हो पाएगा। वो आवश्यक दशाएं क्या है कि जो चूने का पत्थर हो उसकी मोटाई पर्याप्त हो और शुद्ध हो, उसमें थोड़ा ढाल भी हो और जॉइंट्स भी हो, समुद्र तल से कुछ ऊंचाई भी हो, क्योंकि अगर समुद्र तल पर स्थित होगा तो इरोजन होगा कहाँ पे। जो क्लाइमेट है वो हमारी जो मेडिटेरियन क्लाइमेट है यानी भूमध्य सागरीय क्लाइमेट है ऑलमोस्ट वैसी ही होनी चाहिए और वेजिटेशन कवर है वो लाइट होना चाहिए। जो चूने के पत्थर के जो ऊपर जो रॉक बेड है वो इम्परमिएबल होना चाहिए तथा उसके ऊपर जो है जनरल ड्रेनेज पैटर्न डेवलप हुआ होना चाहिए। ये कुछ आवश्यक दशाएं हैं। इन दशाओं के होने पर ही, इन सभी के होने पर या इनमें से कुछ दशाओं के तो आवश्यक रूप से होने पर ही कास्ट स्थलाकृति का निर्माण हो सकता है। अब हम बात करते हैं कास्ट प्रदेश में अपर्दन से कौन कौन सी स्थलाकृतियाँ निर्मित होती हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है लेपीज। आपसे भी मैंने बात की, चूने का पत्थर है उस पर जल जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलकर घुलन क्रिया द्वारा घोलता है तो कुछ जो चूने का पत्थर है वो बह के रिस के दूर निकल जाता है। जो कठोर होता है वो उसी जगह पे पिनेकल शिखर की तरह खड़ा रहता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये जो शिखरिकाएँ होती हैं इन्हीं को लेपीज कहा जाता है। इन पे जहाँ भी इस तरह की स्थलाकृति होती है वहाँ नंगे पैर इस धरातल पर चलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये जो पिनेकल्स होते हैं वो बहुत ही कठोर होते हैं। इन लेपीज को जर्मनी में कैरन, ब्रिटेन में क्लिंट और सर्बिया में बोकाज कहते हैं। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आता है कि लेपीज को इनमें से किस नाम से जाना जाता है या नहीं जाना जाता। तो आप विश्व के विभिन्न भागों में लेपीज को जिस जिस नाम से पुकारा जाता है, बोला जाता है, आप कृपया उनसे अवगत हों ताकि आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन का सही उत्तर देने में अपने आप को सक्षम बना सकें। दूसरा है टेरा रोसा। ये टेरा रोसा बहुत कोई विशिष्ट आकृति नहीं, आप इतना ध्यान रखिए टेरा रोसा एक तरह की मिट्टी है। मिट्टी में भी अवशिष्ट मिट्टी है और ये मोस्टली क्ले होती है, उस तय पर बीत जाती है। जो चूने के पत्थर हैं वहाँ चूने के पत्थर में जहाँ भूमिगत जल द्वारा अपर्दन होता है वहाँ की जो अवशिष्ट मिट्टी है उसे टेरा रोसा कहते हैं।
ठीक है। अब हम बात करते हैं रिजिज एंड पिनेकल्स। जो अभी आपको मैंने बताया कि जल है, कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है, घोलन क्रिया द्वारा चूने के पत्थर को काटता है तो जो पिनेकल्स बनते हैं, जाहिर सी बात उनके बीच में गैप भी बनेंगे, तो जो गैप हैं वो रिजिज में आ जा रहे हैं और बाकी चीज़ें हैं वो पिनेकल्स में आ रही हैं। तो ये इस तरीके से हमारी जो दीवारें हैं वो खड़ी, नुकीली तथा सक्रिय हो जाती हैं और परिणाम स्वरूप लेपीज का निर्माण होता है। अब हम बात करते हैं सिंक होल्स की, घोल रंध्र की। असल में सिंक होल है विद्यार्थियों, ये जो चूने के पत्थर का जो क्षेत्र है वहाँ इरोजन की क्रिया का शुभारंभ या कहें कि शुरुआत ही यहीं से होती है। सबसे पहले जल है वो आसपास के चूने के पत्थर में घुल के वहाँ छेद बनाता है, ठीक है, होल डेवलप करता है। इन्हें सिंक होल कहते हैं। सिंक होल क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, जितना जल आता है रुकता नहीं है, जल अंदर ही अंदर अंदर चलता रहता है और वो एक सिंक की तरह अंदर प्रवाहित होता रहता है और अंदर फिर वो इरोजन करता है। उसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो इस प्रक्रिया से विशिष्ट प्रकार के लैंडफॉर्म्स बनते हैं। जब ये छिद्र बड़े हो जाते हैं तो उन्हें डोलाइन कहते हैं और डोलाइन से भी ज़्यादा बड़े हो जाते हैं तो उन्हें युवाला कहते हैं। ये देखिए, हम लोगों ने कोशिश की है इसे चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करने की। तो आप देखिए किस तरीके से सिंक होल हैं, फिर ये स्वेलो होल में कन्वर्ट होते हैं जिन्हें विलियन छिद्र कहते हैं, फिर डोलाइन बनती है, फिर युवाला बनता है और फिर पोलजे बनता है। ये पोलजे क्या है? विशेष प्रकार के घोल रंध्र को पोलजे कहते हैं। इसकी उत्पत्ति और जो जो डेवलपमेंट प्रोसेस है वो कई प्रकार की हो सकती है और विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न प्रकार के पोलजे पाए जाते हैं। अब कास्ट मैदान, जहाँ सतह पर हल्का नत अथवा समतल चूने की मिट्टी का मैदान मिलता है, वहाँ वर्षा का जल भीतर रिसता रहता है और कई घोलरंध्र विकसित हो जाते हैं, तो उसको हम कास्ट प्लेन के नाम से बोल देते हैं। अब इसी कास्ट प्लेस में एक बहुत ही विशिष्ट स्थलाकृति मिलती है, स्थल रूप मिलता है, जिसको कहते हैं अंध घाटी या ब्लाइंड वैली। जहाँ नदी भूमिगत होती है उसके ऊपर की घाटी घुलन तथा कटाव से गहरी तथा गंभीर हो जाती है। यह नदी क्योंकि घोलरंध्रों से भूमिगत हो जाती है इसलिए इसको अंध घाटी कहते हैं। मतलब ये अंडरग्राउंड जो वैली हो जाती है जहाँ सरिता विलुप्त हो जाती है उसे ब्लाइंड वैली कहते हैं। अधिक वर्षा होने पर अधे घाटी जल से आपूरित होकर झील का रूप भी ले लेती है। विलियन घाटी, अंध घाटी से भिन्न कास्ट प्रदेश में एक दूसरी घाटी होती है जिसे क्या कहते हैं? विलियन घाटी। ये देखिए किस प्रकार से जो एक छिद्र है वहाँ पर पूरी नदी है वो धरातल में समाहित हो गई है और उसके बाद से अंध घाटी का बनना प्रारंभ हुआ है। तो इसमें जो ब्लाइंड वैली है, डोलाइन है, इनको सबको निरूपित किया गया है। अब अगला स्थल रूप है भूमिगत कंदरा या प्राकृतिक सुरंग। जैसा हमने चर्चा की थी समुद्री तरंगों द्वारा अपर्दन में भी हमने देखा था कि वहाँ कंदराएं बनती हैं, वही प्रक्रिया है पर ये भूमिगत है, मतलब अंडर ग्राउंड है, धरातल के नीचे है। इसमें जो चूने के पत्थर का जो धरातल है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड से योजित जल है वो अपर्दन क्रिया करता है और कंदरा का निर्माण होता है। अब जैसा कि बताया कि कई बार कंदरा की छत दसक जाती है तो फिर आर्क जैसा बना रह जाता है, जिसे हम कहते हैं प्राकृतिक पुल या नेचुरल ब्रिज। अब भूमिगत जल के हम जो डिपोजिशन से जो स्थल रूप बनते हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। हम जानते हैं कि जल में विभिन्न प्रकार के खनिज खुले होते हैं जो चूने के पत्थर से विभिन्न प्रकार से क्रिया करते हैं। कई प्रकार के इससे कार्बोनेट, सिलिकेट, कई तरह की चीज़ें बनती हैं, ठीक है। तो उनके जब वो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है या जब वो टेम्परेचर में परिवर्तन होता है तो डिपोजिशन से विभिन्न प्रकार के लैंड फॉर्म्स बनते हैं जिन्हें स्टेलैक्टाइट, स्टेलैग्माइट, कॉलम, ड्रिपस्टोन आदि कहते हैं। और ये निक्षेपण कब होता है? जब भूमिगत जल के ताप में कमी हो या दाब में कमी हो या उसकी घोलन शक्ति में कमी हो, वाष्पीकरण की प्रक्रिया हो, रासायनिक क्रिया हो या गैसों की कमी हो या भूमिगत जल की गति मंद हो जाए या कोई ऑब्स्टेकल आ जाए, उस स्थिति में जो भूमिगत जल है वो निक्षेपण का कार्य करता है। अब निक्षेप से बनी स्थलाकृतियाँ उनमें सबसे महत्वपूर्ण है स्टेलैक्टाइट। इसमें क्या होता है, भूमिगत कंदराओं में भूमिगत जल का जब तल नीचा हो जाता है, समस्त जल समाप्त हो जाता है, तब कंदरा की ऊपरी छत से जल रिस कर टपकने लगता है और यह जल तो वाष्पित हो जाता है परंतु वहाँ कुछ डिपोजिशन हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि सीलिंग से चिपके हुए उनका आधार चौड़े होता है एवं चोंच नुकीली होती है, मतलब नीचे की तरफ वो नुकीले होते हैं और नीचे की तरफ इंगित करते हैं। इस प्रकार की स्थलाकृति को स्टेलैक्टाइट कहते हैं। उन्हें अवशैल या आकाशीय स्तंभ कहते हैं। स्टेलैक्टाइट कंदरा की छत से नीचे की ओर होते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेलैग्माइट की। ये क्या होता है? अभी तो कंदरा की छत से जल नीचे रिसा, वाष्पीकरण हो गया,
तो जो डिपोजिशन वहाँ हुआ वो नीचे की तरफ, यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है, कंदरा की छत से जल नीचे फर्श पे गिरा और फर्श से फिर धीरे 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 जो बनना शुरू होता है कॉलम, इसको कहते हैं हम स्टेलेग्माइट। स्टेलेक्टाइट ऊपर से नीचे आता है, जबकि स्टेलेग्माइट नीचे से ऊपर जाता है। इसको आप इस तरह से समझो, जो लटका हुआ है वो स्टेलेक्टाइट है और जो उठता हुआ है वो स्टेलेग्माइट है। इससे आप डिफ्रेंशिएट कर सकेंगे, मैं थोड़ा आपको बता रहा हूँ याद करने के तरीके से। और ये देखिए चित्र में बता रखा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है वो स्टेलेक्टाइट है, नीचे से ऊपर जा रहा है वो स्टेलेग्माइट है। जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं उसे हम कॉलम कहते हैं। ये जो अपर्दन द्वारा जो केव है या नेचुरल ब्रिज है उनके निर्माण के बारे में बताया गया है। तो ये जो स्थल रूप है कास्ट प्रदेशों में देखने को मिलते हैं और ये अत्यंत विशिष्ट प्रकार के हैं, क्योंकि ये कास्ट क्षेत्रों के अलावा अन्य कहीं नहीं पाए जाते। इस जो हमारा आज की चर्चा है, इससे हमने जाना है कि भूमिगत जल, सबसे पहले तो हमने यही जाना कि कास्ट कहते किसे है, फिर कास्ट पे भूमिगत जल की क्रिया किस प्रकार होती है और अपरदन निक्षेपण से कौन कौन से स्थल रूप बनते हैं। अब कुछ हम ऑब्जेक्टिव टाइप ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं क्वेश्चन, ताकि कुछ हम जान पाएँ कि हमने कितना सीखा है या कितना जाना है। तो हम बात करें कि कास्ट प्रदेश निम्न में से किस देश में स्थित है, तो ये पूर्ववर्ती यूगोस्लाविया में स्थित है। अच्छा, दूसरा क्वेश्चन है कि चूना प्रदेश, जो कास्ट प्रदेश है, वहाँ कीप के आकार के जो गर्त होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उन्हें घोलरंध्र कहते हैं। अच्छा, कास्ट प्रदेशों में एक विशिष्ट प्रकार की स्थलाकृति भी होती है जिसमें कंदरा को जल मिलता है। ये फूपक होते हैं, पाइपें होती हैं जो कंदरा होती है कास्ट क्षेत्र में, उसको जल उपलब्ध करवाती है। इन जो फूपकों या नलियों को कहा जाता है पोनोर। तो क्वेश्चन थर्ड है, उसको मैंने एक्सप्लेन भी किया है। तो पोनोर हैं, ये पाइप होती हैं जो जल उपलब्ध करवाती हैं। स्टेलेक्टाइट और स्टेलेग्माइट जो दोनों आपस में मिल गए, स्टेलेक्टाइट ऊपर से, स्टेलेग्माइटाइट नीचे से जो मिल गए, तो इसको कहते हैं कंदरा स्तंभ, पिलर बोलते हैं इसे। कंदी घाटियाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो अभी आपने चर्चा की, जहाँ कास्ट प्रदेश होगा वहीं हम लोग ब्लाइंड वैली को देख सकते हैं। अगर हम कहें कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर लिए, अगर सब्जेक्टिव आपको लिखना हो तो आप किस तरीके से लिखेंगे, तो इसमें सबसे जो उपयोगी और महत्वपूर्ण होगा आपके लिए, आप कोशिश कीजिए कि कास्ट प्रदेश किसे कहते हैं, विश्व में कास्ट कलाकृतियाँ कहाँ कहाँ देखी जा सकती हैं, उनका वितरण कहाँ है, और कास्ट प्रदेश में भूमिगत जल के अपरदन एवं निक्षेपण से कौन से स्थल रूप बनते हैं, उनके निर्माण की क्रियाविधि एवं उनका चित्र सहित वर्णन कीजिए। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने कास्ट कलाकृतियों के बारे में जाना। अगले लेक्चर में हम ग्लेशियल यानी हिमानीकृत स्थल रूपों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।